हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको बता रही थी कक्षा 9 अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कोशिका के संगठन के बारे में। कोशिका किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, साथ ही बताया था मैंने कि कोशिका की खोज किसने की थी, कैसे की थी, और कोशिका का संगठन बताया था, जिसमें बताया था मैंने आपको प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। आज मैं बताऊँगी कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिका द्रव्य के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, और उन्हें बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझाने वाली हूँ आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाएगी। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाएगी और ये जंतु कोशिका में बिल्कुल नहीं पाई जाएगी, ठीक है। और जो कोशिका भित्ति जो है वो प्लाज्मा झिल्ली के भीतर पाई जाएगी, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली जब कोशिका के चारों ओर रहती है, उसके अंदर क्या होगा, कोशिका भित्ति पाई जाएगी आपकी, और ये पादप कोशिका में केवल पाई जाएगी। और ये कोशिका भित्ति जो है हमारी सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, तो सेल्यूलोज से बनी होती है। और सेल्यूलोज बहुत ही कठोर पदार्थ होता है आपका, ठीक है। सेल्यूलोज कैसा होता है, बहुत ही कठोर होता है, जिससे क्या होता है, कोशिका भित्ति संरचनात्मक जटिलता प्रदान करती है पौधों को। क्या करती है, संरचनात्मक जटिलता प्रदान करती है पौधों को। पौधे जो इतने कठोर होते हैं, तो इसका कारण यही है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति से क्या होगा कि जो सेल है उसके चारों ओर एक आवरण सा बन जाता है, जिससे कठोरता प्रदान होती है पौधों को। तो पौधे जब जड़ों से भूमि को बांधे रखते हैं, साथ ही वो इतना खड़े रहते हैं, तो इसका कारण कोशिका भित्ति है, जिससे वो इतने कठोर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं हम कोशिका भित्ति के कुछ कार्यों के बारे में। तो पहले तो आती है आपके प्लाज्मोलाइसिस करती है, कि प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि जब किसी सेल को हम अधिक सांद्रता वाले विलयन में रख देते हैं, तो क्या होगा, अधिक सांद्रता वाला विलयन कैसा, जो कोशिका द्रव्य की सांद्रता से बहुत अधिक सांद्रता रखता हो। ऐसे विलयन में अगर हम कोशिका को रख देते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे जो विलायक है, कहाँ का विलायक, कोशिका द्रव्य का विलायक के अणु जो है वो कैसे बाहर जा रहे हैं। अणु कैसे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। बाहर कैसे, कहाँ जा रहे हैं, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जा रहे हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण की अभिक्रिया। जैसे हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, परासरण की परिभाषा भी बताई थी, और ये कैसी क्रियाएं होती हैं प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो सब वीडियो भी देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं वापस से। तो इसमें क्या दिया है आपको, प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया। जैसे ही जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनकी सेल्स में से जैसे ही जो कोशिका द्रव्य के अणु हैं वो धीरे धीरे क्या है, बाष्पोत्सर्जन द्वारा, या फिर अगर हम देखते हैं कि जो कोशिका द्रव्य के विलायक के अणु धीरे धीरे प्लाज्मा झिल्ली द्वारा बाहर निकलते हैं। तो जो ये आप बाहर की कोशिका इस तरह से आप देख रहे हैं, ये क्या है आपकी, ये आपकी कोशिका भित्ति है। पूरी जो दिख रही है आपको, ये है आपकी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति भी साथ साथ में क्या हो रही है, संकुचित हो रही है। जैसे ही कोशिका द्रव्य संकुचित हो रहा है, वैसे ही कोशिका भित्ति भी संकुचित हो रही है। अब हम देखते हैं, अगर हम कोशिका भित्ति को अगर आइसोटोनिक विलयन में रख देते हैं, अगर कोशिका को हम आइसोटोनिक विलयन में रखते हैं, अर्थात कोशिका द्रव्य की सांद्रता वाले ही विलयन में उसको रख देते हैं, तो फ्लैसिड हो जाती है कोशिका। अर्थात जो बाहरी विलयन के विलायक के कण हैं वो कोशिका भित्ति के अंदर आएंगे, कोशिका भित्ति से कहाँ आएंगे, कोशिका द्रव्य में आएंगे, और कोशिका द्रव्य के विलायक के अणु जो हैं वो आएंगे विलयन में। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो उनकी सांद्रता है वो समान बनी रहेगी, न तो कोशिका फूलेगी, न ही वो संकुचित होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टर्जिट। टर्जिट में क्या होगा कि जब हम कोशिका को कोशिका द्रव्य की कम सांद्रता वाले विलयन, कोशिका द्रव्य की तुलना में कोशिका द्रव्य की सांद्रता होती है, उससे कम सांद्रता वाले विलयन में अगर हम कोशिका को रख देते हैं, तो जो विलायक के कण जो हैं वो कहाँ पर आने लगेंगे, आपके कोशिका द्रव्य में आने लगेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एरोज के थ्रू बताया गया है, क्या बताया गया है कि विलायक के जो बाहर के कण हैं वो धीरे धीरे कहाँ आने लग रहे हैं, आपके कोशिका द्रव्य में आने लग रहे हैं। अब हम देखते हैं केंद्रक को।
आपको आई होप कोशिका भित्ति बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है समझ में तो मैं आपको और डबल से समझा दूंगी, आप कमेंट्स में जा कर के बताइएगा मुझे। अब हम केंद्रक की बात करते हैं। केंद्रक में क्या है, आपकी केंद्रक के बारे में बताती हूँ मैं कि वो किससे किससे बना होता है। सबसे पहले तो आपकी आती है केंद्रक झिल्ली, जो केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, तो केंद्रक की झिल्ली कहाँ पाई जाती है, केंद्रक के चारों ओर पाई जा रही है। साथ ही दोहरी परत होती है। केंद्रक की ऊपर जो केंद्रक झिल्ली होती है वो 2 परतों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो ये हो गई दोहरी परत आपकी। अब इसके बाद आती है छोटे छोटे छिद्र। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, केंद्रक द्रव्य जो होता है और जो कोशिका द्रव्य होता है, उन दोनों के मध्य पदार्थों का आवागमन जो होता है, आदान प्रदान जो भी होता है, वो छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से होता है। तो ये हो गई केंद्रक झिल्ली आपकी। ठीक है, अब आते हैं क्रोमोसोम की बारी। क्रोमोसोम में हम देखते हैं किससे बना होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है, अब डीएनए के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। डीएनए है क्या, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड, इसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म हो गया। अब हम डीएनए के बारे में और देखते हैं। तो डीएनए जो है आनुवांशिक सूचना का वाहक होता है। आप देख सकते हैं पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, तो पेरेंट सेल की जो भी आनुवांशिक सूचना होती है वो सारी सूचनाएं जो है वो डॉटर सेल्स में कैसे जाएगी, तो वो डीएनए के थ्रू जाएगी। और डीएनए किस में होता है, क्रोमोसोम में होता है। तो क्रोमोसोम से ही क्या होगा, पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में सारी आनुवांशिक सूचनाओं का वाहन होता है। हम देखते हैं कि जब कोशिकीय जनन होता है उसमें हम आगे की ये सारी चीज़ें आपको पूरा समझा दूंगी मैं। अब हम देखते हैं निर्माण, संगठन। तो जो भी कोशिका है उसका निर्माण कैसे हो रहा है, तो निर्माण होता है क्रोमोसोम से, क्योंकि क्रोमोसोम में आनुवंशिक सूचनाएं होती है। आनुवंशिक सूचना से क्या होगा, और उसमें साथ ही क्या होता है, प्रोटीन भी होता है आपका। तो आनुवंशिक सूचना, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें मिल करके हार्मोन्स, एंजाइम्स और ये सारी चीज़ें बनाएंगे। तो ये क्या होगा, निर्माण करेगी अंगों का, है ना। तो ये क्या हो गया, एक निर्माण करने का काम कर रहा है। साथ ही संगठन, जो कोशिका होती है उसका संगठन का भी काम करते हैं ये लोग, कि कैसा संगठन होना चाहिए के सेल्स का। अब बात आती है जीन की। जीन्स जो हैं डीएनए में पाए जाते हैं, जो कि होती क्रियात्मक इकाई। जीन, डीएनए एक पूरा खंड है। इस तरह से डीएनए आप देख सकते हैं, आपने देखे होंगे कहीं तरह, सभी जगह में ये डीएनए इस तरह से स्ट्रक्चर आप देखते हैं। तो जीन जो है ये यहाँ पर डीएनए में ऐसे ऊपर से पाए जाते हैं जीन। ठीक है, तो जीन जो है वो कोड करते हैं सारी सूचनाओं को, आनुवंशिक सूचना जैसे हो गए वो कोड करते हैं। ये सारी आगे की बातें अभी इतना मत समझिए आप, बस इतना जान लीजिए जो जीन होती है वो क्रियात्मक इकाई होती है, जो कि आनुवंशिक सूचनाएं देना करना, और साथ ही प्रोटीन का निर्माण कैसे होना, अमीनो एसिड्स का को कोडित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जीन की क्रिया हो गई। तो जीन एक क्रियात्मक इकाई है जो सारी क्रियाओं को संचालित करते हैं। ठीक है, तो जीन काय में पाया जाएगा, आपका डीएनए में पाया जाएगा। और डीएनए किस में पाया जाएगा, आपका क्रोमोसोम में पाया जाएगा। और क्रोमोसोम किस में पाया जाएगा, आपका न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस किस में पाया जाएगा, आपका सेल्स में। तो सेल्स का निर्माण जो है इस तरह से होता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा लिंक करते हुए इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं क्रोमेटिन जाल पे। क्रोमेटिन जाल आपको जो ये दिख रहा है, क्रोमेटिन जाल। अब न्यूक्लियस जो होता है उसमें ऐसा एक सेल है, एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ऐसे जाल होते हैं, ठीक है, जिससे मकड़ी का जाला होता है। वैसे ये क्रोमेटिन जाल होते हैं जो बहुत ही पतले धागे के समान दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन जाल क्या काम करेंगे, क्रोमेटिन जाल क्रोमोसोम को निर्माण का काम करेंगे। क्रोमेटिन जाल नॉर्मल तो ऐसे ही रहेंगे जाल के रूप में फैले हुए, और जब सेल्स को कोशिकीय जनन करना हो, अर्थात पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल का निर्माण करना हो या फिर कोशिका विभाजन का समय होता है, तब क्रोमेटिन जाल जो हैं वो संगठित हो जाते हैं, आपस में कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जुड़ करके क्या बनाते हैं, आपका क्रोमोसोम बनाते हैं। ये सारी अगली क्लासेस में आपको और भी डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएंगी कैसी क्या चीज़ें होती हैं। आपको बस ये देखना है यहाँ पे क्रोमेटिन जाल जो है वो क्रोमोसोम बनाते हैं। कोशिकीय जनन, नेक्स्ट आपका आता है कोशिकीय जनन। कोशिकीय जनन में आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स बनी है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। अब सेल जो है वो सेल्स
इसमें आप देख सकते हैं कि क्या कर रही है, सेल्स विभाजित होकर के 2 सेल्स का निर्माण कर रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या होता है कि जब सेल्स होती हैं वो टूट करके 2 सेल्स का निर्माण करती है, तो इसे बोलते हैं कोशिकीय जनन। अर्थात कोशिका, एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण को बोलते हैं कोशिकीय जनन या कोशिका विभाजन भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोशिका विभाजन में। आप आगे की क्लासेस में से डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि कोशिकीय जनन में क्या हो रहा है कि एक सेल से 2 सेल्स का निर्माण होता है, और ये पहली सेल्स जो है जिससे बाकी के 2 सेल्स का निर्माण हो रहा है, तो जो पहली सेल है इसको बोलते हैं हम पेरेंट सेल, और जिसका निर्माण हो रहा है उनको बोलते हैं हम डॉटर सेल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जंतु। तो अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की होती क्या है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें जो केंद्रक झिल्ली जो होती है वो अनुपस्थित होती है, और यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। जैसा अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, पिछले जो स्लाइड्स थी उसमें बताया मैंने आपको कि जो न्यूक्लियस है वो चारों ओर से क्या होता है, केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, जो द्विस्तरीय होती है, जिनमें छोटे छोटे से छिद्र थे। तो वो केंद्रक झिल्ली जो है प्रोकैरियोटिक्स में अनुपस्थित रहती है, वहीं अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें उपस्थित रहती है। ये एक पहला अंतर हो गया इसमें। अब हम कोशिकांग की बात करते हैं। कोशिकांग क्या क्या होते हैं आपके, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स। तो ये सारे कोशिकांग जो हैं वो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, एक भी कोशिकांग इसमें नहीं पाया जाएगा, सारा काम जो है वो न्यूक्लियस ही कर लेगा। ठीक है, अब यूकैरियोटिक की हम बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, कोशिकांग उपस्थित होते हैं, विभिन्न भिन्न प्रकार के कोशिकांग, जैसे गोल्जी बॉडी, राइबोसोम। आगे हम इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, कोशिकांगों के बारे में अभी आप देख लीजिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकांग अनुपस्थित रहेंगे और यूकैरियोटिक्स में कोशिकांग उपस्थित होते हैं। अब केंद्रकाय, केंद्रक को हम यहाँ पे केंद्रक ना बोलते हुए केंद्रकाय बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि काय का मतलब होता है बॉडी और केंद्रक, ठीक है, तो सारा केंद्रक ही क्या होती है, उस जीव की पूरी बॉडी होती है, इसलिए इसे बोलते हैं हम केंद्रकाय। और वहीं केंद्रक की बात करें तो यूकैरियोटिक में केंद्रक को केंद्रक ही बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है प्रोकैरियोटिक कोशिका का। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप देख सकते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति हो गई, प्लाज्मा झिल्ली हो गई, राइबोसोम हो गया आपका, कोशिकाएं हो गया, अर्थात ये वाली चीज़ जो होगी कोशिकाएं होगी, केंद्रक मतलब आपकी। इसके चारों ओर जो है आपका जो कुछ केंद्रक झिल्ली है वो आपको नहीं दिखेगी, सीधा सीधा क्या मिलेगा, सिर्फ एक केंद्रकाय मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली और राइबोसोम भी पाया जा रहा है। ठीक है, इसके चारों ओर वो जो केंद्रक है उसमें कोई केंद्रक झिल्ली आपको नहीं दिख रही है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है, जो एनसीईआरटी में दिया गया था, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, तो वो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, आकार प्रायः छोटा, 1 to 10 μm से, ठीक है, 1 से 10 μm तक, 1 से 10 μm तक। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या दिया गया है, आकार प्रायः बड़ा होता है इसका, 5 से 100 μm। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का आकार कैसा होगा, कोशिका का आकार छोटा होगा। वहीं अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात की जाए तो उसमें आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। अब हम इसके केंद्रकीय क्षेत्र को देखते हैं। तो इसमें आपको दिख रहे हैं कि हमें फिलअप करना है कि केंद्रकीय क्षेत्र कैसा है। ठीक है, इसमें और इसमें केंद्रकीय क्षेत्र इसमें क्या दिया है, सुस्पष्ट, जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा रहता है। तो केंद्रकीय क्षेत्र अब इसमें कैसा आ जाएगा, केंद्रकीय क्षेत्र जो है सुस्पष्ट न होते हुए अस्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केंद्रकीय क्षेत्र अस्पष्ट होता है, तो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा रहता है। और यहाँ पर आ जाएगा जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा नहीं होता है, अर्थात इसके चारों ओर केंद्रकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है। तो केंद्रक क्षेत्र में ये सारी चीज़ें आ जाएगी यहाँ पर। और उसे क्या कहेंगे हम, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, और उसे क्या कहते हैं, केंद्रकाय। क्या कहते हैं उसे, केंद्रकाय। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वाला चीज़ें हमने फिलअप कर दी। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, क्रोमोसोम 1।
क्रोमोसोम एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया, क्रोमोसोम सिर्फ एक होता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम एक से अधिक होते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है आपका झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित। यहाँ पे हम देखते हैं झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित। जो कोशिका अंगक होंगे तो वो झिल्ली युक्त नहीं होंगे। अगर कुछ कोशिका अंग जैसे राइबोसोम हो गया तो वो सब जो चीज़ें रहेगी तो वो झिल्ली युक्त नहीं रहेगी, आपके कोशिका अंग जो भी रहेंगे वो। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में फिर क्या आ जाएगा, सिंपल सा है, कोशिका अंग में झिल्ली उपस्थित हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा कोशिका द्रव्य। अब हमारा नया टॉपिक आ गया है, हमने केंद्रक के बारे में पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा कोशिका द्रव्य। अब इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी कोशिका द्रव्य को, तो मेरे साथ बने रहिए। और ऐसी और वीडियोस को आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आपको तो इसे लाइक कीजिए और इसे और भी बच्चों के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट करके बताइए कि आपको कोई डाउट हो तो मैं उसे क्लियर करूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कोशिका द्रव्य के बारे में। तो चलिए उसी वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।